नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार मीना है और आज से हम इतिहास विषय पर चर्चा करेंगे। और देखो दोस्तों, हम देखते हैं कि इसको हम कैसा क्या पढ़ेंगे पूरा। तो दोस्तों, आज का जो पहला लेक्चर है वो तो हम जस्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जैसे इतिहास क्या है, हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए आदि, और इतिहास की शुरुआत कैसे हुई, ये सारी चीजें देखेंगे कि हम रूबरू हो जाए सब्जेक्ट से। फिर उसके बाद में हम एक एक टॉपिक लेंगे दोस्तों, और फिर एक एक टॉपिक को अच्छे से हम पहले यहाँ पे समझेंगे, उस टॉपिक को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, उस टॉपिक को, आपके पास जो भी बुक है उस टॉपिक से रिलेटेड, वहां से उस टॉपिक को जस्ट समझने के बाद रीड कर लेना है दोस्तों। और उसके पश्चात दोस्तों करना क्या है, हम लोग उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन से सोल्व करेंगे, मतलब उस टॉपिक के, चाहे वो यूपीएससी लेवल पे आया हुआ हो, स्टेट पीसीएस लेवल या जेआरएफ लेवल या वनडे एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, कोई सी भी जो एग्जाम होती है, उन सब में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं या आ सकते हैं, उन सभी पे हम अच्छे से चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, उनको सोल्व करेंगे। और इस तरह से दोस्तों जब हम चैप्टर दर चैप्टर चलेंगे तो हमारा अच्छे से बेस बन जाएगा और धीरे 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 हमारी सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड बन जाएगी और हमको पता भी नहीं चलेगा, और सब्जेक्ट हमारी मुट्ठी में होगी। मुट्ठी में होगी सेंस है कि जितनी हमको एक एग्जाम में जरूरत होती है उतनी पकड़ सब्जेक्ट पे हमारी हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम आज की क्लास में जस्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे और हम देखेंगे इतिहास क्या है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आता होगा कि इतिहास है क्या। तो दोस्तों मैं आपको इसको एक कहानी के माध्यम से मतलब समझाता हूं, इतिहास है क्या। तो दोस्तों इतिहास और एक कहानी में, इससे पहले मैं आपको समझाता हूं इतिहास और एक कहानी में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों जैसे मैं आपको एक कहानी सुनाऊं कि एक जंगल था, उसमें मतलब जैसे हमारे दादाजी, नानी जी वगैरह ये सब सुनाते थे कि एक जंगल था, उसमें एक बहुत बड़ा आदमी रहता था, 10 फीट का, उसके बड़े बड़े बाल थे, बड़े बड़े नाखून थे। छोटे छोटे बच्चे को सुनाते हैं सुलाने के लिए रात को जब वो सोते नहीं है, शैतानी करते हैं। तो दोस्तों फिर जब हम उस कहानी का, यदि आप फिर अपनी दादाजी से, आज आप बड़े हो गए और दादी जी से या दादाजी से पूछे कि आपके पास कोई एविडेंस है जो आपने हमको बताया था, तो वो कहेंगे कि एविडेंस तो नहीं है। तो दोस्तों वो जिस चीज के हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है वो एक कहानी है, और वही कहानी इतिहास कब बन जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, जैसे फरगना, अफगानिस्तान में एक जगह, ईरान मतलब पश्चिमी एशिया में एक जगह है फरगना। वहां पे एक 16-17 साल का लड़का शासक बनता है और उसका नाम था, वो क्या बोलते हैं, बाबर। तो ऐसे करके मैं आपको चीजें बनाऊं और फिर वो यहाँ पे भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। तो ये मैंने ऐसे थोड़ा सा बताया। तो इसके क्या हमारे पास सोर्सेज है? हाँ सोर्सेज हैं, इसके ऊपर हमारे पास रिटन एविडेंस उपलब्ध है। तो दोस्तों यही इतिहास और एक कहानी में फर्क है। जिस चीज के हमारे पास सोर्सेज उपलब्ध है और उसको हम क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं, तो वही दोस्तों क्या हो जाता है, इतिहास हो जाता है। तो दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, आप देख सकते हो, इतिहास क्या है, मानव से संबंधित अतीत का क्रमबद्ध सुसंगठित अध्ययन जिसके साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है। मींस दोस्तों कोई मतलब मानव से संबंधित यानी हमसे संबंधित कोई भी घटना जो अतीत में घटित हुई हो और उसको हम एक क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं और जिसके हमारे पास क्या है, साक्ष्य मौजूद है। जैसे दोस्तों आपने मेगास्थनीज की इंडिका देखी होगी, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे और वहां का विवरण दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम पढ़ते हैं, तो जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, तो ये क्या है, ये साक्ष्य है और इन्हीं साक्ष्य के आधार पर उनका इतिहास लिखा गया। तो इसीलिए ये इतिहास है दोस्तों। अब वो कितने सच्चे कितने झूठे हैं वो इतिहासकार अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन करते हैं, अलग अलग इतिहासकार। तो दोस्तों आज आपको समझ में आ गया होगा कि इतिहास क्या है। इतिहास कुछ नहीं है, अतीत का क्रमबद्ध अध्ययन साक्ष्य के बेसिस पे हम करते हैं ना, वही इतिहास है। कुछ इतिहासकार दोस्तों नॉर्मली भी कह देते हैं कि समय के साथ परिवर्तन का अध्ययन ही इतिहास है, समय के, और जिसके हमारे पास साक्ष्य है। मींस दोस्तों हम यदि पाषाण काल की बात करें, स्टोन एज की, जब मानव आदि मानव था, मतलब ऐसे जानवरों को मार के खाता था, घुमक्कड़ जीवन बिताता था, उस समय से लेके फिर एक सिविलाइजेशन जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आई, फिर वहां पे मानव ने बड़े बड़े मतलब नगर स्टेब्लिश करना शुरू कर दिया, एक अच्छी व्यवस्था में आ गया। तो धीरे 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 जैसे स्टोन तकनीक में भी चेंज आया, सामाजिक व्यवस्था में भी तक चेंजेस आया, राजनीति में भी चेंजेस आया। तो समय के साथ जो पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, तकनीक में चेंजेस, ये सब इसका जो अध्ययन करते हैं ना, यही इतिहास है। तो हम एक परिभाषा ये भी दे सकते हैं दोस्तों। तो ये तो दोस्तों बात हो गई इतिहास क्या है। तो आपको, मुझे आशा है कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि इतिहास है क्या वास्तव में। अब दोस्तों
हम आगे देखेंगे कि इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं। मतलब काफी बार क्वेश्चन आता है कि क्यों पढ़े हम इतिहास, इतिहास पढ़ के हमको क्या मिलेगा। और दोस्तों मैं सच बताऊं ना तो काफी लोग कहते भी हैं कि आप जैसे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, तो इतिहास कोई काम नहीं आता, अकबर का क्या नाम था, अकबर की कितनी रानियां थी, कोई काम नहीं आता, काफी लोग कहते भी हैं। लेकिन मैं आपको कह दूं, आपको बता दूं दोस्तों, केवल यही इतिहास नहीं है, अकबर राजा रानी की कहानी इतिहास नहीं है। इतिहास इतिहास हमें बताता है कि समय के साथ मानव के जीवन में कैसे परिवर्तन आया। जहां मानव एक एक स्टोन एज में था, जब पत्थर के औजारों से मानव यूज कर रहा था, अपने जीवन यापन में पत्थरों का यूज कर रहा था, आज के युग में हम जब 21वीं सदी में खड़े हैं दोस्तों, तो वही हमारे जीवन में आप देख सकते हो, प्लास्टिक, आयरन, स्टील, इन सब का कितना यूज हो गया। तो ये क्या है दोस्तों, ये तकनीक में चेंज आया। मानव ने जैसे पैलियोलिथिक एज में बड़े बड़े पत्थरों का यूज किया, फिर सार पत्थर बनाने लगा, फिर इसी तरह धीरे धीरे पशुपालन शुरू हुआ, कृषि का शुरुआत हुई, मानव ने मृद भांड बनाना शुरू किया, और धीरे 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 तकनीकों में चेंज आता गया। और आज आप देख सकते हो एआई, जो कि हमारे जैसा कृत्रिम मनुष्य हमारे सामने आज खड़ा है। तो ये क्या है, ये समय के साथ जो चेंजेस आए तकनीक में, ये कैसे समझ पाते हैं, ये हम इतिहास की मदद से समझ पाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आज जो हमारे देश में धार्मिक संप्रदायवाद इतना ज्यादा है, या जाति व्यवस्था इतनी ज्यादा है, और इतनी सारी समस्याएं हैं, इनकी जड़ें कहां है? इनकी जड़ें दोस्तों इतिहास में है। और दोस्तों, जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, इतिहास को समझते हैं, तभी तो आज की जो समस्याएं हैं उनका हम समाधान कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप जान पा रहे होंगे, मुझे आशा है कि इतिहास केवल राजा रानी की कहानी नहीं है। इतिहास समय के साथ सामाजिक व्यवस्था में कैसे चेंज आया, पॉलिटिकल सिस्टम में कैसे चेंज आया, प्रशासनिक व्यवस्था में कैसे चेंज आया, तो ये सभी इतिहास है। और आज हम खड़े हैं, और भविष्य में कैसे कैसे मानव आगे बढ़ेगा उसका अनुमान भी इतिहास हमको देता है। क्योंकि हम पास्ट को देखेंगे, प्रेजेंट को देखेंगे, तो आगे भी अनुमान लगाते हैं, जैसे 2080 तक मनुष्य यहाँ होगा, ये आविष्कार हो जाएंगे। तो इन सब में क्या है, ये इतिहास की जड़ें हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो कुछ अच्छी पोस्ट पे जाओगे, तो आपको अच्छे अच्छे निर्णय लेने होंगे, आपको कुछ कुछ समस्याएं आएंगी। ऐसे ही यदि आप पास्ट का प्रशासन समझोगे, जस्ट एग्जाम्पल मैं लूं अशोक का। दोस्तों, अशोक ने अपने एक अभिलेख था, उसमें ये लिखवाया था साफ साफ कि मैं चाहे निंद्रा में हूं, आनंद की अवस्था में हूं, किसी भी अवस्था में हूं, यदि प्रशासन से रिलेटेड कोई काम है तो मुझे तुरंत सूचित किया जाए। तो दोस्तों, आप समझ सकते हो कि उस टाइम अशोक भी मतलब प्रशासन को लेकर कितना वो इंपॉर्टेंस देता था। तो ये सारी चीजें भी हमें इतिहास दोस्तों काफी कुछ सिखाता है, और एक तरह से हर चीज का हमारे को आधार देता है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा कि हमें आखिर इतिहास पढ़ना क्यों चाहिए। अब दोस्तों, हमने देखा कि इतिहास क्या है, ये आप लोगों के समझ में आया होगा। फिर हमने देखा कि इतिहास क्यों हमें पढ़ना चाहिए। अब दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे कि हम देखेंगे कि इतिहास का इतिहास क्या है। इसका मतलब है दोस्तों कि जो सब्जेक्ट हम इतिहास पढ़ते हैं, उसका भी तो कुछ इतिहास रहा होगा। इतिहास सब्जेक्ट की शुरुआत कैसे हुई, तो दोस्तों हम इतिहास पढ़े उससे पहले ये जानना जरूरी है कि इतिहास का इतिहास क्या था। तो दोस्तों, अब हम देखने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा कि इतिहास का भी इतिहास क्या था। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति था, ये 5th to 6th सेंचुरी का व्यक्ति था, हेरोडोटस। और दोस्तों, इस हेरोडोटस ने एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम था स्टोरिका। क्या था दोस्तों? स्टोरिका। और दोस्तों, इस हेरोडोटस ने इस स्टोरी का पुस्तक में पहली बार चीजों को मतलब क्रमबद्ध तरीके से लिखा, मतलब सिस्टमेटिक ऑर्डर में, ये फिर उसके बाद घटनाओं का वर्णन किया। उसके बाद में इसने सोर्सेस के आधार पर चीजों को लिखा दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों फिर लोगों ने इसमें काफी इंटरेस्ट लिया दोस्तों। तो यहां से भी इतिहास की शुरुआत मानी जाती है, इतिहास लेखन परंपरा की दोस्तों। और दोस्तों, एक और व्यक्ति था, क्यूसीडाइस, और ये आर्मी से रिटायर्ड व्यक्ति था दोस्तों। और इसने भी दोस्तों एक बुक लिखी, और सहयोग से उस बुक का नाम भी हिस्टोरिका ही था दोस्तों। और इसने क्या किया था, पेलोस्पेसियन वॉर था दोस्तों, जिसका इसने जिक्र किया था अपनी इस बुक में, हिस्टोरिका में। तो दोस्तों, इसने भी काफी अच्छी तरह से लिखा, क्रमबद्ध तरीके से लिखा, लोगों ने काफी इसको लोकप्रिय बनी, लोगों के बीच में लोगों ने काफी इंटरेस्ट लिया। और दोस्तों, यहीं से हम फिर धीरे धीरे इतिहास लेखन की परंपरा शुरू हुई, और इतिहास विषय का एक सब्जेक्ट के रूप में, एक विषय के रूप में जन्म हुआ। तो दोस्तों, ये कुछ था इतिहास का। इतिहास की शुरुआत कहां से हुई। अब आप लोगों के दिमाग में दोस्तों क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो हमारे वेद हैं वो तो 1500 बीसी ही के हैं, तो वहां से इतिहास की शुरुआत क्यों नहीं मानी जाती। तो दोस्तों, एक तो साम्राज्यवाद उस समय रहा, तो इन लोगों ने अपना ही थोपा। दूसरा दोस्तों, कहते हैं कि वेद जो है वो डिसऑर्डर में थे दोस्तों, एक क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखे हुए थे। जैसे पहले दूसरा तीसरा वेद लिखा, पहला बाद में जोड़ा गया, तो वो डिसऑर्डर में थे। तो ये भी एक रीजन देते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई हिस्ट्री की कहानी कि इतिहास की शुरुआत कैसे हुई। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारे भारतीय जो इतिहास है ना,
उसका लेखन कब आरंभ हुआ। तो दोस्तों जब आप गूगल या चैट जीपीटी पे डालोगे तो वहां पे आप पूछोगे कि इतिहास की शुरुआत कब से हुई, तो ये बताएंगे आपको कि मेगास्थनीज ने इतिहास की शुरुआत की थी और इसकी पुस्तक थी दोस्तों इंडिका। तो यहां से ये बताते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। जो हमारे राष्ट्रवादी लेखक है दोस्तों वो बोलते हैं कि वेद व्यास से हमारे भारतीय इतिहास की शुरुआत हुई। दोस्तों अन्य जो इतिहासकार हैं वो बोलते हैं दोस्तों कि कल्हण एक व्यक्ति थे दोस्तों, इन्होंने कश्मीर के इतिहास इतिहास कश्मीर के इतिहास में काफी योगदान दिया था दोस्तों, और इनकी पुस्तक थी दोस्तों राजतरंगिणी। तो कल्हण की कौन सी पुस्तक थी? राजतरंगिणी। और दोस्तों इन्होंने इस पुस्तक में कश्मीर का इतिहास लिखा था, और ये बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से सोर्सेज के आधार पर इसने ये इतिहास लिखा था, और जिसकी जानकारी हमें मिलती है राजतरंगिणी पुस्तक से। तो दोस्तों कुछ इतिहासकार जो अन्य इतिहासकार है वो कहते हैं कि कल्हण की राजतरंगिणी से हमारे इतिहास की शुरुआत हुई। तो दोस्तों ये कुछ इंट्रोडक्शन था जो हमने इस सब्जेक्ट से पहले लेना जरूरी था दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि इतिहास क्या है और हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए और इतिहास का इतिहास क्या है। अब दोस्तों ऐसे ही हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस सब्जेक्ट से रूबरू होंगे, फिर उसके बाद में एक एक टॉपिक हम लेंगे सिस्टमेटिक वे में, और फिर उनके क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे। तो यही हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। आगे इसी क्रम में बात करते हैं भारतीय इतिहास लेखन की आधुनिक परंपरा। तो दोस्तों जैसा कि हमने बात की कि कई इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए कि भारत में इतिहास लेखन शुरू कैसे हुआ। अब हम बात करेंगे कि भारत में आधुनिक इतिहास लेखन शुरू कैसे हुआ। तो दोस्तों एक व्यक्ति था जेम्स मिल, ये ब्रिटिश व्यक्ति था, ब्रिटिश एक तरह से इतिहासकार था, और इसने दोस्तों एक पुस्तक लिखी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और ये कब लिखी? 1817 में। तो दोस्तों ये जो व्यक्ति था ना, ये बिना भारत आए, मतलब ये भारत में ये इस व्यक्ति ने आया ही नहीं, यहाँ से जो ग्रंथ थे उनको ब्रिटेन में भेजा गया, और वहां बैठ के दोस्तों इन्हीं ग्रंथों के आधार पर इस व्यक्ति ने क्या लिख डाला? हमारे देश का इतिहास लिख डाला। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य की बात करें तो दोस्तों इसका उद्देश्य था सांप्रदायिक विभाजन, यानी जो साम्राज्यवादी नीति है, जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति का मतलब है कि वो यहाँ पे अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, तो उसका जो परिपूर्ण करना ही इसका उद्देश्य था। और इसलिए इसने क्या कर दिया, जो इसने इतिहास लिखा उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। तो इसने दोस्तों ये मतलब ये पीरियड देख के और एक तरह से सांप्रदायिक विभाजन कर दिया। अब दोस्तों आप कहोगे इसमें सांप्रदायिक विभाजन कैसे है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, हिंदू काल जो इसने दिया वो इसने कहा कि जो हिंदू पीरियड रहा, फिर मुस्लिम पीरियड आया, और फिर ब्रिटिश पीरियड या सिविलाइज पीरियड भी इसको कहते हैं। तो दोस्तों मुस्लिम इससे थोड़ा कटा कटा रहने लगे इस पीरियड से, इसमें और हिंदू इस पीरियड से थोड़ा कटा कटा रहने लगे। तो इस तरह से इसने दोस्तों सांप्रदायिक विभाजन का काम किया। और दोस्तों ब्रिटिश आप जैसे जानते ही हो, उनका नारा भी था डिवाइड एंड रूल, जो उनका नारा था। अब दोस्तों आगे एक और चीज मैं आपको बता दूं, 1784 में एक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और दोस्तों इसके संस्थापक थे विलियम जोन्स। दोस्तों इस सोसाइटी की स्थापना क्यों हुई थी और इसका काम क्या था? तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसका भी काम यही था, सांप्रदायिक विभाजन या साम्राज्यवादी नीतियों को परिपूर्ण करना। अब ये कैसे? दोस्तों इन ब्रिटिश लोगों ने देखा कि हमें भारत में शासन करना है, तो हमको जो भारत का इतिहास है उसको समझना पड़ेगा। इन लोगों की मान्यताएं क्या है, इन लोगों का इतिहास क्या रहा, ये क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, आप कहीं के MP MLA या कुछ भी बनते हैं, और वहां पे यदि आप शासन करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, तो आपको उन लोगों के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में जानकारी होगी, तो आप अच्छे से काम कर पाओगे। इसी तरह इन ब्रिटिशों ने ये चीज अच्छे से समझ ली कि हमें यदि भारतीयों पे शासन करना है तो हमें प्राचीन भारतीय इतिहास को जानना होगा, और इसी पर्पज से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। और इसमें किया क्या गया दोस्तों, विलियम जोन्स ने जो भारत के मेन ग्रंथ थे, जैसे मनुस्मृति, इसको प्राचीन कानूनी ग्रंथ भी कहा जाता है दोस्तों, महाभारत, अभिज्ञान शकुंतलम, इन सब का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया दोस्तों। तो हमारा जो इनके माध्यम से हमारा जो इतिहास है उसको जानने का प्रयास इन लोगों ने किया दोस्तों, समझने का प्रयास किया। और उसके बाद में दोस्तों इन लोगों ने क्या किया, फिर हमारे ऊपर राज करना शुरू कर दिया। और दोस्तों एक आपने सुना होगा 1776, यहां पे अमेरिकन दोस्तों रिवॉल्यूशन हुई थी। क्या हुई थी दोस्तों? अमेरिकन रिवॉल्यूशन। तो दोस्तों इस अमेरिकन रिवॉल्यूशन में ब्रिटिश समझ गए
कि मतलब इसने क्या किया, ब्रिटिश ने दो कॉलोनी बांट दी, एक थी व्हाइट कॉलोनी और एक थी ब्लैक कॉलोनी। अब दोस्तों ये व्हाइट कॉलोनी और ब्लैक कॉलोनी क्या थी, तो दोस्तों इस इन्होंने क्या किया कि व्हाइट कॉलोनी जैसे आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसे देश इसमें सम्मिलित थे और इन्होंने यहाँ पे क्या किया, थोड़े से अधिकार देके और राज किया, है ना, क्योंकि 1776 में अमेरिका में रिवॉल्यूशन हो गई थी और ये लोग समझ गए थे कि यहाँ यदि जो व्हाइट कॉलोनीज है इनको थोड़े अधिकार हमें देना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमें ही नुकसान है। जबकि ब्लैक कॉलोनी में भारत, श्रीलंका, अफ्रीका, यहाँ दोस्तों इन्होंने पूरी दमन की नीति अपनाई। तो ये एक तरह से इस तरह भी ये शासन करते थे। तो दोस्तों ये हम ये चीज समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इनका ओवरऑल उद्देश्य जो भारतीय ग्रंथ थे, हाँ ये जरूर हम कह सकते हैं कि इन्होंने जो आधुनिक इतिहास लेखन की परंपरा है उसकी शुरुआत कर दी थी, हमारे ग्रंथों को पढ़ना, उनको समझना, और फिर लेकिन इनका जो उद्देश्य था दोस्तों वो सांप्रदायिक विभाजन था, कहीं ना कहीं हम अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। और दोस्तों इसी क्रम में जब 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की परंपरा शुरू हुई, यानी जो हमारे राष्ट्रवादी इतिहासकार थे उन्होंने जब इतिहास लिखा और उन्होंने ये चीज देखी कि हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल, तो उनको ये ठीक नहीं लगा क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता के बीज बोए गए थे दोस्तों। और उन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, इसी हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल को क्या नाम दे दिया, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री दोस्तों, और एक दे दिया दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री। तो इस तरह से दोस्तों इन्होंने ये नाम दे दिए। तो दोस्तों अब आप समझ चुके होंगे कि कैसे हिंदू काल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल से एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री जो हम अलग अलग सेगमेंट पढ़ते हैं उनकी शुरुआत हुई। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये इन्होंने नाम एक तरह से नाम तो चेंज कर दिए यहाँ पे, लेकिन इनका टाइम पीरियड लगभग वही रहा। जो हिंदू काल है वो हम एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो मुस्लिम काल है उसको मेडिवल हिस्ट्री और ब्रिटिश काल को मॉडर्न हिस्ट्री। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो हमारे राष्ट्रवादी इतिहासकार थे इन्होंने नाम चेंज कर दिया, लेकिन इनका वो जो टाइम पीरियड है वो ही रहा। तो दोस्तों ये हमने अभी देखा कि भारत में इतिहास लेखन की आधुनिक परंपरा। तो दोस्तों ये एक टॉपिक था जो हम सब्जेक्ट में जब घुसेंगे, सब्जेक्ट में जब जाएंगे उसकी गहराई में, उससे पहले ये थोड़ा सा समझ लेना आवश्यकता थी। आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। उसी क्रम में अब हम एक और चीज समझ लेते हैं, ये जो डेटिंग सिस्टम है इतिहास में वो क्या है। क्योंकि दोस्तों जैसे ही हम आगे पढ़ेंगे, आप जानते हो इतिहास में बहुत सारी डेटें आती है, जैसे 100 BCE, 100 BC या 200 ईस्वी या 200 ईसा पूर्व। तो दोस्तों ये ना हमको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है, खासकर उन स्टूडेंट्स को जिनका बैकग्राउंड इतिहास नहीं रहा है। तो दोस्तों इसको एक बार हम अच्छे से समझ लेंगे ना कि ये मसला क्या है, तो हमको आगे इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों जैसा ही आप डेटिंग सिस्टम के बारे में सुनते हो तो आपके दिमाग में एक ही बात आती है, वो ये है कि आप बोल देते हो जीरो। जीरो मतलब ये जीरो वो समय, आप जैसा भी जानते भी होगे, पढ़ा भी होगा कि ये जीरो वो समय है जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, और इसके सारी बाद की चीजों को आप रख देते हो दोस्तों एडी में, और इससे पहले की यानी बिफोर क्राइस्ट, तो इसको आप बीसी बोलते हो। तो दोस्तों सामान्यतः ये सही बात है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों इसको हम थोड़ी सी यदि गहराई में जाएंगे तो हम और अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों ये क्या था, ये जीरो कि ईसा मसीह का इस समय जन्म हुआ। लेकिन दोस्तों ये चीज तो है, लेकिन इससे पहले यदि आप थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे तो आप जानते ही हो, रोमन साम्राज्य के बारे में आपने सुना होगा। रोमन साम्राज्य जिसमें आज के ब्रिटेन, इटली, ये सारे रोमन साम्राज्य के अंडर में आते थे। तो दोस्तों रोमन साम्राज्य में एक राजा था, और वहां पे क्या हुआ, उस राजा ने ना एक वहां का देवता था डोमिनी या डोमिनिक, ये करके था दोस्तों। और इसी के नाम पे दोस्तों जब ईसा मसीह का जन्म हुआ और वो पॉपुलर हुए, उसी समय उससे पहले ही उन्होंने क्या कर दिया, ये देवी या देवता के नाम पर उन्होंने कैलेंडर जारी कर दिया, और इसी के आधार पर दोस्तों हम एडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, एडी बोलते हैं। आप समझते हो ना, आफ्टर डेथ ऑफ ईसा। दोस्तों तो वो वैसा नहीं है, ये जो यहाँ की ये देवी थी, इन्हीं के नाम पे इस राजा ने क्या कर दिया, कैलेंडर जारी कर दिया, और एडी। और दोस्तों संयोग से फिर क्या हुआ, इसी समय ईसा मसीह का जन्म हो गया। क्या हो गया, ईसा मसीह का जन्म, और वो काफी पॉपुलर हो गए, और पूरे मतलब यूरोपीय इतिहास में काफी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो दोस्तों अब क्या हुआ कि ना तो इस कैलेंडर जो इनके नाम पे राजा ने रखा था उनको नाराज करना चाहते थे, और कुछ लोग चाहते थे कि ईसा मसीह के नाम पर क्या रखे, कैलेंडर को जारी करे। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा विवाद ना हो, इस स्थिति में क्या किया दोस्तों, जो ये आगे की टर्म है ना एडी, तो दोस्तों वो इसके नाम पर ले ली, एनो डोमिनी जो वहां के देवता थे, और बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, तो यहाँ पे ये ईसा मसीह के नाम पे ले ली, और जब ईसा मसीह पैदा हुए उस समय को जीरो बोल दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, विवाद भी नहीं हुआ और दोनों ही कैलेंडर रह गए। तो दोस्तों ये
आई होप आपके समझ में आया होगा मसला क्या था कि हम जो ईसा मसीह का जन्म हुआ उसको जीरो मान लिया, और ये जो एडी है एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है इन द नेम ऑफ गॉडिस, तो दोस्तों वो यहीं से लिया गया है और उसके पीछे यही कहानी है। तो इसको यहाँ पे रख दिया गया और ईसा मसीह का जो जन्म हुआ उसको जीरो मान के उससे पहले को बीसी कर दिया गया। लेकिन दोस्तों अब आपके समझ में आ गया होगा कि इसको जीरो मान के बीसी बिफोर क्राइस्ट और एडी आफ्टर दैट, और हिंदी में इसको बोलते हैं दोस्तों ईसवी, और इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों ईसा पूर्व। क्या बोलते हैं वो हिंदी में, इधर इसको क्या बोलते हैं दोस्तों ईसा पूर्व। दोस्तों हिंदी में तो ये अभी भी ईसवी और ईसा पूर्व ही है, तो इतना वो नहीं है। लेकिन दोस्तों आजकल आप नई टर्म सुन रहे होंगे, वो क्या है दोस्तों सी, जो यहाँ पे आप एडी बोलते थे, आप क्या सुन रहे हो सी और बीसी। अब ये मसला क्या हो गया, पहले ही हमको एडी और बीसी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, अब ये सी और बीसी क्या मसला है। तो दोस्तों ये कुछ नहीं है, अभी जो इतिहासकार है उन्होंने ये कहा कि जो ईसा मसीह है ना उसका जो हमने जीरो माना था, एग्जैक्टली दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उसकी जन्म की एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता। मतलब 0 से 50 इयर्स का यहाँ पे मार्जिन है और किसी को नहीं पता इस टाइम पीरियड में वो कब मतलब पैदा हुए थे ईसा मसीह। तो दोस्तों इस टाइम पीरियड को अब क्या मान लिया गया, कॉमन मान लिया गया दोस्तों, और इस टाइम पीरियड को कॉमन मान के और फिर यहां से दोस्तों फिर यहां से जो जैसे एक सी यानी 1 ईस्वी कॉमन एरा यानी 1 कॉमन एरा, और इधर बिफोर बीसी यानी बिफोर कॉमन एरा। तो ये जो जीरो माना था ये हमको किसी को पता नहीं था, तो इसको कॉमन मान के इसको बीसी कर दिया गया और इसको सी कर दिया गया। तो दोस्तों ये कुछ नहीं है, बस थोड़ा टर्मिनोलॉजी का खेल है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो आई होप आप समझे होंगे, आपके कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। दोस्तों इसको मैं एक बार आपको और थोड़ा अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करता हूं। वैसे भी दोस्तों आपको इतना सब जानने की जरूरत नहीं थी, ये बस जस्ट इसके पीछे की ये डेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री थी जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब दोस्तों इसको मैं आगे थोड़ा और आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, आप देखिए ऐसे समझिए, जैसे ये लाइन है यहाँ पे, ये क्या हो गया जीरो। अब दोस्तों यहाँ पे सपोज करो 50, अब इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हिंदी में तो दोस्तों कुछ लफड़ा ही नहीं है, इसको क्या लिख देंगे 50 ईस्वी, क्या लिख देंगे ईस्वी। लेकिन दोस्तों इंग्लिश में इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों एडी आफ्टर दैट, जो मैंने पहले बताया था। और ये किसके आधार पर लिखा गया था, इन द नेम ऑफ गॉडिस, जो मैंने आपको कहानी बताई थी। और इधर आप इसको क्या और क्या लिख सकते हो सी। तो दोस्तों ये तीनों चीजें एक हैं, ये आप पहले समझने का प्रयास करें। और इस साइड एक बार हम समझ लेते हैं फिर अच्छे से समझेंगे। दोस्तों इस साइड हिंदी में हम लिखेंगे ईसा पूर्व, तो हिंदी में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। फिर इधर एक लिख सकते हैं दोस्तों बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, एक लिख सकते हैं बीसी। तो दोस्तों ये तीनों एक है और ये तीनों एक है। तो जब भी मतलब इन तीनों में से कुछ भी आए तो मतलब ईसा मसीह का जो जन्म है उसके बाद की बात हो रही है, यानी ईस्वी की बात हो रही है दोस्तों। ये एडी इन द नेम ऑफ गॉडिस मैंने आपको बताया था। और ये सी कहां से आया, वो कॉमन टाइम पीरियड ले लिया गया था दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी को पता नहीं था कब जन्म हुआ, और उसके बाद के टाइम पीरियड को कॉमन एरा। और इधर बीसी बिफोर कॉमन एरा, और ये बीसी आपको बताया था दोस्तों बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, और एडी। तो ये तीनों चीजें दोस्तों एक है और ये तीनों चीजें एक है दोस्तों। अब यहाँ पे जैसे हमने 50 ईस्वी लिया था और अभी दोस्तों क्या चल रहा है 2026, तो दोस्तों ये 2026 चल रहा है। और यहाँ पे दोस्तों जैसे मैं इसको ले लूं, वो क्या बोलते हैं 50 ईसा पूर्व। तो अब आपको निकालने के लिए पूछा जाए ना दोस्तों, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये देखो यहां से जीरो है ये, अब यहां से क्या हुआ, हम आगे आ गए दोस्तों। कितनी साल आगे आ गए, 50 साल आगे आ गए। कितनी साल आगे आ गए, 50 साल। और वो क्या बोलते हैं, अभी क्या चल रहा है 2026। तो यदि दोस्तों हम इसको जीरो मान लेते हैं, इसको जीरो मानते हैं, और ये 50 ईस्वी की यदि बात कर रहा है और पूछ रहा है कि 50 ईस्वी कोई टाइम पीरियड कोई घटना ये बोल रहा है कि 50 ईस्वी में हुई, तो ये यहां से लेके यहां तक कितना हो गया 2026। और दोस्तों ये ऑलरेडी हम आगे आ चुके हैं, तो ये इसमें से क्या कर देंगे हम दोस्तों, माइनस कर देंगे। तो दोस्तों उसके बाद जो भी मतलब रिजल्ट आएगा वो उस टाइम पीरियड की ये बात कर रहा होगा। लेकिन यदि इसका उल्टा देखें तो ये बात कर रहा है ईसा पूर्व यानी बीसी, यानी ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था, जो जीरो टाइम पीरियड या कॉमन एरा हमने माना था, उससे भी 50 साल पहले। तो दोस्तों यहां से लेके और यहां तक ये तो हो गया दोस्तों 2026, और ईसा पूर्व यानी उससे भी पहले की बात कर रहा है। तो इसमें दोस्तों हम 50 साल और क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो गया दोस्तों 2025, 2086 ये हो गया दोस्तों। तो अभी कोई बोले कि 50 ईसा पूर्व या 50 बीसी या 50 बीसी, तो वो कब की बात कर रहा है दोस्तों, 2086 की बात कर रहा है। जबकि कोई बोले 50 ईस्वी या 50 एडी या 50 सी, तो दोस्तों इसमें से जो माइनस करके आएगा वो आप कर लीजिएगा, तो वो उस समय की बात कर रहा है। तो दोस्तों मैंने मेरे स्तर पर समझाने का प्रयास किया,
ये जो टाइम पीरियड है दोस्तों, क्योंकि अभी हम जैसे सब्जेक्ट में घुसेंगे तो ये थोड़ा जरूरी था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अभी आपने देखा कि हमने जस्ट सब्जेक्ट का क्या लिया, इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा दोस्तों, तो हमने सबसे पहले पढ़ा इतिहास, कि इतिहास है क्या, इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इतिहास का इतिहास क्या है, ये भी हमने जाना दोस्तों। फिर दोस्तों हमने देखा कि जो इतिहास लेखन है उसकी शुरुआत कैसे हुई, मतलब अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए। जैसा कि आप देखते हो, कुछ लोग कहते हैं कल्हण की राजतरंगिणी से इतिहास की शुरुआत हुई, कुछ कहते थे कि मेगस्थनीज की इंडिका से इतिहास की शुरुआत हुई, ये हमने जाना। फिर उसके बाद में हमने जाना दोस्तों कल्हण और उसकी पुस्तक राजतरंगिणी के बारे में। फिर हमने जो आधुनिक इतिहास लेखन परंपरा है, जो कि हमने जिक्र भी किया, जेम्स मिल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में उसकी स्थापना हुई विलियम्स जोन्स के द्वारा। और ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा जाता है, तो इनको हमने ले लिया। और दोस्तों उसके बाद में फिर हमने क्या देखा, ये थोड़ा सा डेटिंग मेथड देखा। तो दोस्तों इस तरह से हमने ओवरऑल मतलब जो हिस्ट्री है अभी उसको समझने की कोशिश की अच्छे से, कि हिस्ट्री क्या है, क्यों पढ़े, कैसे पढ़े। अब दोस्तों अभी क्या है, अब हम हिस्ट्री में घुसेंगे। हिस्ट्री में घुसेंगे इसका मतलब सेंस है कि हिस्ट्री की हम शुरुआत करेंगे, हिस्ट्री को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अब ये क्या था दोस्तों, तो ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग थी, कि होता है ना क्लास से पहले भी एक इंट्रोडक्शन। और अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम सबसे पहले अगली क्लास में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। और कहां से हम शुरुआत करेंगे दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री से। हम प्राचीन भारत से हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, उसी क्रम में फिर मध्यकालीन भारतीय इतिहास, फिर आधुनिक भारतीय इतिहास और फिर विश्व इतिहास दोस्तों। तो ये चार ही पार्ट में दोस्तों मेनली इतिहास डिवाइड होता है। इसके अलावा एक पार्ट होता है दोस्तों आर्ट एंड कल्चर, तो वो अलग से नहीं है, एक तरह से एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न से ही जो हमारी आर्ट है, जो हमारी कला है, वास्तुकला है या चित्रकला है या मूर्ति कला है, उन सबको जो स्पेसिफिक मतलब उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे हड़प्पन आर्किटेक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, तो उसको कुछ लोग अलग सेगमेंट मान लेते हैं, बाकी है वो एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न का ही पार्ट। और इसके अलावा दोस्तों आप जिस स्टेट से हैं, जैसे मैं राजस्थान से हूं, तो राजस्थान का इतिहास एंड कला संस्कृति, तो ये पूरा ओवरऑल इतिहास है दोस्तों, कि इतना आप पढ़ लोगे ना तो मतलब आपके इतिहास पे एक अच्छी कमांड हो जाएगी। तो दोस्तों अगली आई होप मैंने जो मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेरे स्तर पर देने की कोशिश की आपको समझ में आई होगी। और अगली क्लास में हम क्या करेंगे, अगली क्लास में हम एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे और उसके बाद चैप्टर वाइज चैप्टर हम समझेंगे। फिर आप उसको बुक से पढ़ोगे और फिर हम उससे जितने भी क्वेश्चन जितनी एग्जाम में पूछे गए हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारी टॉपिक पे एक अच्छी कमांड हो जाए और हमारा एग्जाम निकल सके और एक टॉपिक की भी अच्छी समझ हमको हो जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों।